कई सौ साल पहले समुद्री राक्षस इंसानों का विनाश करने में लगे थे, जिसे देखते हुए सभी जहाजियों ने अपने जहाज निकाले और पूरे समुद्र में फैल गए ताकि वो सभी समुद्री राक्षसों का नामो निशान मिटा दे। और इन्हीं जहाज़ों में सबसे मशहूर जहाज था तूफान, जिसका कप्तान था क्रो, उसकी एक साथी थी सारा और एक गोद लिया बेटा जैकब हॉलैंड। वैसे तो कप्तान को सभी समुद्री राक्षसों से बहुत नफरत थी, मगर उन्हें सबसे ज़्यादा जिस राक्षस से नफरत थी वो था रेड ब्लास्टर। इसका कारण था 30 साल पहले उस राक्षस के कारण कप्तान ने अपनी एक आंख खो दी थी और वो उससे इसी चीज़ का बदला लेना चाहते थे। समुद्र में काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद उन्हें रेड ब्लास्टर दिख जाता है, मगर तभी कप्तान देखता है कि समुद्र में शिकारियों का एक और जहाज़ है जिस पर किसी दूसरे समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया था। फिर भी कप्तान रेड ब्लास्टर के पीछे ही जाने का फैसला करता है। इस पर जेकब कप्तान को समझाता है, हम सब शिकारियों का एक ही कानून है और वो ये है कि मुसीबत में दूसरे शिकारियों की मदद करना। कप्तान जेकब की बात मान लेता है और जहाज़ को दूसरे जहाज़ की तरफ मोड़ने का हुक्म देता है। समुद्री राक्षस तूफान पर हमला कर देता है। बड़ी बहादुरी के साथ वो सब मिलकर उस राक्षस को मारने में कामयाब होते हैं। राक्षस के मरने के बाद कप्तान उस राक्षस का सींग काट लेता है। कप्तान इस बात से मायूस था कि वो रेड ब्लास्टर को नहीं मार पाया और अब वो उसके पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि युद्ध में जहाज़ बुरी तरह से टूट गया था और उसकी मरम्मत जरूरी थी। कप्तान उदास मन से जहाज को वापस घर की तरफ मोड़ने का हुक्म देता है और जैकब को अपने कैबिन में साथ चलने को बोलता है। जेकब कप्तान को विश्वास दिलाता है वो जहाज की मरम्मत करवाने के बाद एक बार फिर से समुद्र में आएंगे और इस बार रेड ब्लास्टर जिंदा नहीं बचेगा। कैप्टन को जेकब पे पूरा यकीन था, मगर कैप्टन ने उसको किसी और वजह से बुलाया था। कैप्टन चाहता था कि रेड ब्लास्टर के मरने के बाद उसके जहाज का कप्तान जेकब बने। जेकब कैप्टन को विश्वास दिलाता है वो बहुत अच्छा कैप्टन बनकर दिखाएगा। उसके बाद वो अपने राज्य पहुंचते हैं जिसका नाम थ्री ब्रिज था। जहाज को मरम्मत के लिए भेजने के बाद सब राक्षस को मारने की खुशी में जश्न मनाने के लिए शराब खाने में आते हैं। जश्न मनाने के बाद अगले दिन कप्तान, जेकब और सारा राजा के महल में आते हैं और उन्हें राक्षस का सींग देते हैं ताकि उन्हें कुछ इनाम मिल सके। मगर राजा और रानी कप्तान से क्रोधित है क्योंकि उनको रेड ब्लास्टर का सींग चाहिए था, मगर कप्तान ने दूसरे जहाज को बचाने के लिए रेड ब्लास्टर को हाथ से निकल जाने दिया। इसीलिए राजा और रानी ने यह फैसला किया है कि अब से शिकारियों को समुद्र में नहीं भेजा जाएगा। उसकी जगह उन्होंने एक नया जहाज बनवाया है जिसमें ढेर सारी तोपें लगी थी और उस जहाज का कप्तान होगा एडमिरल हॉर्नगोल्ड। अब राजा रानी को ना ही पुराने घिसे पिटे जहाजों की जरूरत थी और ना ही शिकारियों की। कप्तान क्रो को राजा रानी का फैसला पसंद नहीं आता और वो इसका विरोध करता है, जिस पर रानी कप्तान को जेल में डालने का हुक्म देती है। मगर जेकब बीच में आ जाता है और बड़े प्यार से रानी से बात करते हुए उनसे एक समझौता करता है। जेकब चाहता है कि हॉर्नगोल्ड और उनके बीच में मुकाबला हो। अगर रेड ब्लास्टर को हॉर्नगोल्ड मारने में कामयाब रहे तो रानी बेशक उनके साथ काम ना करे और उनके जहाज तूफान को तोड़ दे। राजा रानी और हॉर्नगोल्ड को जेकब की बात ठीक लगती है और राजा फैसला करता है दोनों में से जो भी रेड ब्लास्टर को मारेगा वो उनके साथ ही काम करेंगे। कप्तान बड़े रौब से राजा रानी से कहकर जाता है कि आज से वो उल्टी गिनती शुरू कर दे, बहुत जल्द रेड ब्लास्टर उनके कदमों में होगा। कप्तान अपने साथियों के साथ रेड ब्लास्टर को पकड़ने निकल पड़ता है, मगर सफ़र के दौरान जेकब को एक ड्रम में छुपी हुई बच्ची मिलती है जो कि एक अनाथ लड़की थी जिसका नाम मैसी ब्रूमबेल था। वो कप्तान को बताती है कि उसके माँ बाप भी शिकारी थे जो कि शिकार के दौरान मारे गए थे और मैसी भी अपने माँ बाप की तरह ही शिकारी बनना चाहती है। बच्ची की बातें कैप्टन को बहुत पसंद आती है और वो उसको जहाज पर रहने की परमिशन दे देता है। सफ़र के दौरान रेड ब्लास्टर शिप पर हमला कर देता है। वो सब मिलकर ब्लास्टर को रस्सियों से बांध देते हैं। ब्लास्टर उन्हें खींचता हुआ आगे ले जाता है जिसके कारण शिप का बैलेंस बिगड़ने लगता है। जेकब कैप्टन को कहता है अगर उन्होंने रस्सियां नहीं काटी तो ब्लास्टर पानी में चला जाएगा जिसके साथ ही जहाज भी डूब जाएगा। मगर कैप्टन को सिर्फ रेड ब्लास्टर को किसी भी कीमत पर मारना था। वो जेकब की बात नहीं मानता और एक भाले से रेड ब्लास्टर को मारने ही वाला होता है। तभी मैसी रस्सियां काटने लगती है। ये देखकर कैप्टन जेकब को बच्ची को रोकने का हुक्म देता है। जेकब बच्ची को रस्सियां काटने से रोक लेता है, मगर वो जानता था कि रस्सियां काटना ही ठीक रहेगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। वो मैसी को छोड़ देता है और वो रस्सियां काट देती है। रेड ब्लास्टर बच जाता है, मगर शिप का बैलेंस बिगड़ने के कारण मैसी और जैकब समुद्र में गिर जाते हैं। वो तैरते हुए एक छोटी बोट में चढ़ जाते हैं। जहाज पर कैप्टन गुस्से से पागल हो रहा था। वो जेकब को हुक्म देता है कि वो उस बच्ची को उसके पास लेकर आए। वो बच्ची को मारना चाहता था। जेकब कैप्टन को शांत करने की कोशिश करता है, मगर कैप्टन उसकी नहीं सुनता। तभी रेड ब्लास्टर बोट के साथ ही जेकब और मैसी को निगल लेता है, मगर उसने उन्हें मारा नहीं था। वो उन दोनों को एक आइलैंड पर लाकर छोड़ देता है। जेकब और मैसी को समझ में नहीं आता कि आखिर ब्लास्टर ने उन्हें जिंदा क्यों छोड़ा। मैसी का कहना था कि रेड ब्लास्टर शायद मादा है और वो उन्हें कैप्टन क्रो से बचा रही थी, मगर जेकब मैसी की बात नहीं मानता। उस आइलैंड में भटकते हुए मैसी को एक छोटा राक्षस दिखता है। वो उसको उठा लेती है और उसका नाम ब्लू रखती है। वो उसको पालना चाहती थी, मगर जेकब उसे समझाता है कि राक्षस पालने के लिए नहीं होते। वो उस राक्षस को उठाकर फेंक देता है और मैसी के साथ इस आइलैंड से निकलता है।
मगर तभी एक राक्षस उन पर हमला करता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी ब्लस्टर एक बार फिर से वहां आकर उनकी जान बचा लेती है। उसके बाद जेकब उस आइलैंड से जाने की फिर से कोशिश करता है, मगर वो जा नहीं पाता क्योंकि राक्षस के हमले के कारण उसकी बोट में छेद हो गया था। मैसी जेकब को समझाती है कि उन्होंने राक्षसों को गलत समझा है, वो बुरे नहीं है, मगर अभी भी जेकब उसकी बात नहीं मानता। मैसी जेकब को कहती है कि ब्लस्टर ने उनकी जान एक नहीं दो बार बचाई है, क्यों ना हम वापस जाने के लिए उसकी मदद ले। जेकब कुछ नहीं कहता। मैसी इशारों में रेड ब्लस्टर से बात करती है और उनको समुद्र के दूसरी तरफ ले जाने को बोलती है। ब्लस्टर मैसी की बात समझ जाती है और उन्हें समुद्र की दूसरी तरफ ले जाने लगती है, मगर जेकब चाहता है कि वो उन्हें रैम पेपर आइलैंड की तरफ ले जाए। इस पर मैसी रेड ब्लस्टर को इशारों से समझाती है कि किस दिशा में जाना है। रेड ब्लस्टर समझ जाती है और उसी दिशा में जाने लगती है। दूसरी तरफ कप्तान क्रो ने यह मान लिया था कि जेकब दुनिया में नहीं रहा। कप्तान का क्रोध 7वें आसमान पर था। वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि जहाज को मुकेश आइलैंड की तरफ मोड़ा जाए। वहां पहुंचने के बाद कप्तान एक बूढ़ी जादूगरनी से मिलता है जिसका नाम गेविन था। गेविन कप्तान से समझौता करती है। वो उसे एक हैपून देती है जिसकी नोक पर जहर लगा हुआ था, जो कि रेड ब्लस्टर के लिए काफी था। और दूसरी तरफ जेकब के दिल में राक्षसों के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही थी। अब उसे भी लगने लगा था कि किस्से और कहानियों में राक्षसों को बदनाम किया गया था। शायद वो ऐसे नहीं है जैसा लोगों ने उन्हें मान लिया था। दिन रात सफर करने के बाद आखिरकार वो रम आइलैंड पहुंचते हैं। जेकब रेड ब्लस्टर को आइलैंड पहुंचाने के लिए थैंक्स बोलता है और उससे वादा करता है कि वो अब से किसी भी समुद्री राक्षस का शिकार नहीं करेगा। तभी उसी आइलैंड पर रेड ब्लस्टर की नजर पड़ती है हॉर्न गोल्ड के जहाज पर। रेड ब्लस्टर को उससे खतरा महसूस होता है। वो उन पर हमला कर देती है। जेकब और मैसी ब्लस्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ब्लस्टर नहीं मानती और इसी भाग दौड़ में मैसी जख्मी हो जाती है। जहाज को तबाह करने के बाद वो हॉर्न गोल्ड को मारने की कोशिश करती है, मगर जेकब ब्लस्टर को ऐसा करने से रोकता है। तभी कैप्टन क्रो अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। ब्लस्टर गुस्से में उनके जहाज की तरफ बढ़ती है। मैसी जेकब को उसको रोकने को बोलती है, मगर जेकब उसे नहीं रोकता। ब्लस्टर गुस्से में उन पर हमला करती है, मगर कैप्टन हापून से उस पर वार करता है जिस पर जहर लगा हुआ था, जिसके लगने से ब्लास्टर घायल होकर गिर जाती है। कप्तान अपने साथियों से ब्लस्टर को बांधने के लिए बोलता है ताकि वो उसको राजा रानी के पास ले जा सके। वो सब ब्लस्टर को बांध देते हैं। तभी कप्तान की नज़र पड़ती है एक बोट पर जिसमें जेकब और मैसी होते हैं। उन्हें जिंदा देखकर कप्तान को यकीन नहीं होता। जेकब मैसी के साथ जहाज पर आ जाता है और कप्तान को रेड ब्लस्टर के बारे में सब कुछ बता देता है, मगर उसकी बात सुनने के बाद भी कप्तान का दिल नहीं पिघलता। वो अब भी राक्षसों को अपना दुश्मन ही मानता है। अगले दिन जहाज 3 ब्रिज राज्य पहुंचता है। कमरे बंद मैसी बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी ब्लू वहां पहुंच जाता है और मैसी को आजाद करता है। मैसी की नज़र उस राज्य के चिन्ह पर पड़ती है। वैसा चिन्ह उसने पहले भी कहीं देखा था, किसी बुक में। वो बुक खोलकर देखती है और समझ जाती है ये सारा खेल राजा रानी का रचा गया था ताकि राक्षसों को विलन बनाकर लोगों पर राज किया जा सके। कप्तान क्रो राजा रानी के सामने रेड ब्लस्टर को लेकर आता है और रोब से कहता है उल्टी गिनती खत्म हुई, आखिरकार वो राक्षस आपके पैरों में है। पूरा राज्य वहीं पर मौजूद था। कैप्टन सबके सामने रेड ब्लस्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी जेकब उसे ऐसा करने से रोकता है। उसकी बगावत पर कैप्टन बुरी तरह से तिल मिला जाता है और जेकब को गद्दार कहता है। उन दोनों में युद्ध होता है। कैप्टन जेकब को हराकर पानी में फेंक देता है। तभी रेड ब्लस्टर होश में आती है। वो गुस्से से भरी हुई थी, मगर अभी भी उस पर जहर का असर था। वो अपने आप को संभालती है और कैप्टन पर हमला करती है। वो कैप्टन को मारने ही वाली थी, तभी मैसी उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे समझाती है ऐसा करने से जंग कभी खत्म नहीं होगी। ब्लस्टर उसकी बात मान जाती है। जेकब फिर से एक बार ब्लस्टर से वादा करता है अब कभी भी शिकारी उनका शिकार नहीं करेंगे। उसके बाद मैसी पूरे राज्य के लोगों के सामने राजा रानी का सच बता देती है। वो बताती है कि उन्होंने और उनके पूर्वजों ने सदियों से राक्षसों के बारे में अफवाह फैलाई ताकि लोगों में राक्षसों के लिए नफरत बढ़े और वो राजनीति का गंदा खेल खेल सके। बच्ची की बात सुनकर सारा राज्य बच्ची का साथ देता है। राजा रानी डरकर अपने महल में छुप जाते हैं। जेकब मैसी और रेड ब्लस्टर के साथ वहां से चला जाता है। यह देखकर कप्तान भी अपने हथियार फेंक देता है। उसके बाद जेकब, मैसी, ब्लू और रेड ब्लस्टर एक फैमिली की तरह एक आइलैंड पर रहने लगे।